नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इससे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक भी हुई है। तो केंद्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि पीएम ने सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सूर्योदय योजना का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सौर ऊर्जा पैनल। ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। पीएम की अध्यक्षता में ये बड़ा फैसला लिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा से वापस आने के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ऐलान किया गया है, जहां प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना का ऐलान करने के बाद अपने एक्स हैंडल से पोस्ट भी किया है और पोस्ट करते हुए लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने ये पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। तो पीएम की अध्यक्षता में ये अहम और बड़ा फैसला लिया गया है। अयोध्या से वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अयोध्या से वापस लौटने के बाद मैंने ये पहला फैसला लिया है और इसके तहत मैं सूर्योदय योजना के जरिए हर एक घर पर 1 करोड़ तकरीबन लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जहां घर की छतों पर जो पैनल है, ऊर्जा पैनल्स, वो लगाए जाएंगे। इसके जरिए गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें एक्स पर कही है। गौरव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्योदय योजना का ऐलान किया है। इस योजना के ऐलान के जरिए किस तरीके से जनता को लाभ मिलने वाला है? गौरव, मुस्कान, जो बिजली होती है महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल हो। हमने पहले भी देखा है कि बिजली और पानी पर राजनीतिक चरम पर रही है। जिस तरह से मुफ्त की बिजली देने की शुरुआत यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई थी, उसके बाद से लगातार बिजली का मुद्दा चर्चा में रहा है और हमेशा देखा जा रहा है कि बिजली के रेट बढ़ते हैं तो विपक्ष को भी मौका मिलता है यहाँ पर बिजली की लेकर यहाँ पर सरकार को घेरने का। अगर हम बात करें बिजली की, लगातार होती जो महंगी होती बिजली है वो यहाँ पर परेशानी का सबब बन रही है और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर गरीबों को सस्ती बिजली देनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो ऊर्जा है वो है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में सबसे बेहतर ऊर्जा के रूप में शुमार है। लगातार भारत में इस तरह के तमाम तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं जिसमें ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कल अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और वहां पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि देश के लगभग 1 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर रूफ प्लांट लगाए जाएंगे और गरीबों को सस्ती बिजली जो है वो मुहैया कराई जाएगी। मुस्कान, बिल्कुल गौरव, ठीक कहा आपने कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी इस योजना को लेकर, तो कहा गया कि इससे जो बिजली का बिल है वो कम देखने को मिलेगा और बिजली का बिल कम आएगा। ये 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। गौरव, इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से? देखिए मुस्कान, अगर इस बात की बात करें, इस रोडमैप की बात करें, सूर्योदय योजना की बात करें तो 2014 से सरकार सौर ऊर्जा को लेकर वैकल्पिक ऊर्जा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और तमाम तरह के प्लांट भी लगाए गए हैं। अगर हम बीना की बात करें, मध्य प्रदेश में भाई सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी चल रही है सौर ऊर्जा का उपयोग करने में, क्योंकि अगर जब तक आप अगर कोयले की बात करें या पानी की बात करें तो संसाधन यहाँ पर सीमित है और संसाधनों को यहाँ पर बेहतर रूप से आगे बढ़ाने के लिए और गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर शुरुआत से तैयारी चल रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर शुरुआत में 1 करोड़ घरों को लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पर सोलर रूफटॉप लगाना पड़ेगा। हालांकि तमाम जगहों पर बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट से वहां पर सौर ऊर्जा लगी हुई है, रूफटॉप प्लांट वहां लगे और बाकायदा वो काम भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो समझ चुके हैं और प्रधानमंत्री का भी उद्देश्य है, ये बहुउद्देशीय योजना है, क्योंकि यहाँ पर केवल बिजली नहीं पैदा की जाएगी बल्कि यहाँ पर गरीबों को सस्ती बिजली जो देने का जो रास्ता है वो भी यहाँ पर निकल के आएगा। क्योंकि अगर वास्तव में सस्ती बिजली देनी है तो उसके लिए आपको सौर ऊर्जा पर डिपेंड होना पड़ेगा और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो एक योजना है ये आगामी भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है। बिल्कुल गौरव, देखिए, सौर ऊर्जा पैनल
लगाने की बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, जिसके लिए 1 करोड़ का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि 1 करोड़ घरों में जो बिजली के बिल है वो कम आएंगे, या यूं कहे कि मुफ्त में बिजली मिलेगी। लेकिन इसके लिए नियम क्या है? मुस्कान, अगर जो अब तक सौर ऊर्जा के प्लांट चल रहे हैं वो कंपनियां लगा रही, सरकार भी लगा रही है, पर चूंकि सौर ऊर्जा के जो सेटअप होता है वो थोड़ा महंगा होता है, हर आदमी की यहाँ क्षमता नहीं है कि इस सेटअप को लगा पाए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री को योजना निकाल के आते तो निश्चित सब्सिडी जरूर मिलती है, और यहाँ पर भी सब्सिडी के माध्यम से उस खर्च को कम करने की बात कही जा रही है, जिससे कि छोटे घरों में सौर ऊर्जा के रूप प्लांट है वो लगाया जा सके और गरीबों को सस्ती बिजली यहाँ पर दी जा सके। तो निश्चित रूप से सब्सिडी इसमें महत्वपूर्ण जो है वो विषय बनने वाली है, कितनी सब्सिडी मिलेगी। और जिस तरह से अभी हम प्लांटों की बात करें तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख से 10 लाख तक के प्लांट लगते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं, और निश्चित रूप से उनको लगाना हर इंसान की बस की बात नहीं, खासतौर से गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए यहाँ पर क्षमतावान नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पर सरकार सब्सिडी देती है, इस चीज को प्रमोट करते निश्चित रूप से जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकेगा और सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी बिजली कटौती को भी कम करेगा, बिजली खर्चे को कम करेगा, निश्चित रूप से अपनी आय को भी यहाँ पर बचत कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम के गुवाहाटी में है। मंगलवार को गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक बार फिर झड़प हो गई और इस मामले में असम के सीएम ने डीजीपी को कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शहर में यात्रा की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। इसी वजह से रोड पर बाद में पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और इसी दौरान कांग्रेस नेता की बस के साथ चल रहे लोगों की पुलिस कर्मियों से झड़प भी हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी दूर से देख रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी यात्रा के दौरान हुई झड़प के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी भी जात धर्म के व्यक्ति को किसी भी जात धर्म के दर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। असम सरकार ने तंत्री तरीके से कार्य किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल ये उम्मीद रखते हैं कि लोगों के लोकतांत्रिक हकों का वो ख्याल रखेगी और जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी जात धर्म के दर्शन अगर करना चाहता है तो उसको परमिट करेगी। ये अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदू सरकार हैं तो हमें और धर्मों का भी ख्याल रखना है। गाय, गंगा, गोबर, गोमूत्र हमारी आस्था का विषय है, न कि राजनीति का विषय है। डरा है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से, कांग्रेस की लोकप्रियता से, इस वजह से घबरा करके ये सब इंसिडेंट हो रहा है। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के पूरे प्रदेश में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडों ने जिस तरह से राहुल गांधी जी को रोका, उनको उनके साथ झड़प करने की कोशिश की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पहले का लोकतंत्र होता था, सभी अपनी बात रखने का अधिकार होता था, अपनी बात कहने का अधिकार होता था, आज कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार ने लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया है, ये आज की डेट में जहर बोने का काम ये सरकार कर रही है, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं ना कहीं देश के लिए एक नई दिशा तय करके लेके आएगी। बिल्कुल आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली, जिसमें से 4,500 किलोमीटर की यात्रा थी, उसमें कहीं ना कहीं नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए वो यात्रा थी। उससे भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इतना घबरा गई। अब जब न्याय यात्रा असम जा रही है, वहां रोका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए काला दिन है। मैं कहना चाहता हूं कि हजारों कार्यकर्ता आज सड़कों पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन असम में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हमारी न्याय यात्रा पर प्रहार करके हमारे न्याय यात्रियों को चोटिल किया, जिसमें हमारे असम के प्रदेश अध्यक्ष भी चोटिल हुए आज, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने में, दर्शन करने और पूजन करने में मना किया गया, रोका गया। हम सब लोग संविधान के माध्यम से जो हमको अधिकार प्राप्त है, सभी लोग अपने आस्था के हिसाब से अपने मंदिरों मस्जिदों में अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को कल जिस प्रकार से
रोका गया। उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस दल ये विरोध प्रदर्शन करके विधानसभा घेरेंगे और हम लोग धरना देंगे वहाँ और विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ डॉक्टर मुफ्ती की बात ऐसा है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी यात्रा से बहुत खौफजदा इसलिए कि राहुल जी को जो है इसमें लोगों का बहुत सहयोग मिला और लोग उनकी तरफ प्रभावित हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग खौफ में हैं और जो घटना हुई मंदिर में जाने से रोकने का काम किया। अब ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो मस्जिद में जाने से रोक रहे थे, करने से रोक रहे थे। अब आपस में ही उन्होंने भगवान का अपहरण करके अब वो ये तय करेंगे कौन उनका दर्शन करेगा कौन उनका दर्शन नहीं करेगा। इनको इंतहा हो गई, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्सना की जाए कम है। अल्लाह, खुदा, भगवान, राम सबके हैं, सबका बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोके जाने पर अब प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और लगातार अब इस प्रदर्शन की आग जो है वो यूपी तक फैलती हुई नजर आई, जहां लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आमिर रिजवी ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जिस तरीके से हमला हुआ है, कहा जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर एंट्री देने से फिलहाल रोक लगा दी है, इसको लेकर आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस पर? जी देखिए, जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, असम में जो है राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोकने को लेकर और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जो उन पर हमला किया जाने को लेकर, इसको लेकर जो है तमाम जगहों पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सब सड़कों पे उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो है ये जो असम में किया गया, एक तरफ तो जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसको ना जाने को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने जो आज लखनऊ में भी बहुत एक मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की है। जब एक तरफ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण भेजा जाता है आने के लिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आते हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर या मंदिर जाने की बात कहते हैं, तो ये कांग्रेस क्या क्या संदेश देना चाह रही है? जी देखिए, संदेश यही है कि जो है जैसे जो मंदिर को लेकर राजनीति हो रही थी, अगर जो है वहाँ पे राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कांग्रेस ने भी शायद इसको भी मुद्दा बना लिया है, इसको लेकर इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि एक तरफ तो जो मंदिर का बुलावा दिया जाता है, वहाँ ना जाने को लेकर उसको लेकर जो है राजनीतिक होती है उस पर। उसके अलावा दूसरी तरफ जब राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तो उनके ऊपर यात्रा के ऊपर हमला भी किया गया, उसको रोकने की कोशिश की गई। तो इसी को लेकर कांग्रेस जो है अपना विरोध जताना चाह रही है, वो इसीलिए सड़कों पे उतरी है। तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। बिल्कुल, हमें लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, क्या आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है सीएम की तरफ से? जो देखिए, जो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के जो आदेश हुए हैं, वहाँ यह है कि जो लोगों को जो है बहकाने को लेकर जो है वहाँ से असम सरकार की तरफ से जो है इसके मुख्यमंत्री जो वहाँ से उन्होंने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं, और ये सब मामला जो है वहीं यात्रा से जुड़ा हुआ है। उसी के बाद जो एफआईआर के भी आदेश हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो यूपी विधान परिषद की खाली सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की है। ओंकारनाथ चौरसिया का नामांकन पत्र खारिज होने के कारण बीजेपी प्रत्याशी अकेले मैदान में रह गए थे। विधान परिषद उपचुनाव में सपा ने प्रत्याशी ही नहीं उतारा था। वहीं दारा सिंह चौहान के खिलाफ खड़े हुए ओंकारनाथ चौरसिया का पर्चा त्रुटियों की वजह से खारिज कर दिया गया था। पर्चा निरस्त होने के बाद अब दारा सिंह चौहान निर्विरोध विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। बता दें कि दारा सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुके हैं और उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को बड़ी जीत मिली है और दारा सिंह चौहान निर्विरोध चुने गए हैं। और अब लगातार अटकलें हैं कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले और अब जल्द ही योगी कैबिनेट में बड़ा विस्तार हो सकता है और जब यह विस्तार होगा तो दारा सिंह चौहान को बड़ी एक कहा जाए तो स्थान भी मिलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर राजेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, दारा सिंह चौहान निर्विरोध एमएलसी बन गए हैं और लगातार कहा जा रहा है कि जैसे ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दारा सिंह चौहान को एक बड़ा पद भी मिलने वाला है। इन दोनों ही बातों को अगर कंपेयर किया जाए तो किस तरीके से इन दोनों ही बातों में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है? मुस्कान जी, अगर बात की जाए दारा सिंह चौहान की तो जाहिर सी बात है दारा सिंह चौहान एमएलसी बनाया गया है और दूसरी चीज़ यह है कि निर्विरोध एमएलसी बने हैं क्योंकि उनके खिलाफ ओंकार चौरसिया जो लड़े थे चुनाव, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया क्योंकि उनके पर्चे में जो नामांकन उन्होंने किया था उसमें कुछ त्रुटि थी जिसकी वजह से वो खारिज हो गया था। तो इनको निर्विरोध चुना गया दारा सिंह चौहान को। और दारा सिंह चौहान अगर निर्विरोध चुनकर एमएलसी चुनकर आए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है तो इसमें दारा सिंह चौहान को बिल्कुल जगह मिल सकती है। जी मुस्कान। बिल्कुल, देखिए राजेश, जब केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव हार गए थे तो उन्हें भी एमएलसी बनाया गया था, तब उनको डिप्टी सीएम का पद मिला था। क्या कैबिनेट विस्तार में दारा सिंह चौहान को शामिल करने के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और अब वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं? जी मुस्कान, बिल्कुल बात सही है कि दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने एमएलसी के लिए चुनाव लड़ाया था और लड़ाने के बाद जब उनको निर्विरोध चुन लिया गया ओंकारनाथ चौरसिया के खिलाफ, क्योंकि उनका पर्चा खारिज हो गया था, उनका नामांकन जो उन्होंने नामांकन किया था त्रुटि की वजह से खारिज हो गया था, तो इनको निर्विरोध चुना गया दारा सिंह चौहान को। तो जाहिर सी बात है जब दारा सिंह चौहान निर्विरोध चुनकर आए हैं तो बिल्कुल उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा बिल्कुल कैबिनेट में दिया जाएगा। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही आरती और पूजा पाठ शुरू हो गया है। राम मंदिर आज से सभी लोगों के लिए खुल गया है और खास बात यह है कि मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुलने के बाद अब से दिन में 6 बार भगवान श्री राम की आरती की जाएगी। मंदिर के पुजारियों के प्रशिक्षक आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि रामलला की आरतियों में मंगला, श्रृंगार भोग, उत्थापन संध्या और शयन आरती शामिल है। तो आज से भगवान रामलला के जो मंदिर के कपाट है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं और पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिली कि ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो कपाट 2 बजे खुलने थे उस कपाट को 1 बजे खोल दिया गया है। सुबह की जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि भीड़ इतनी बेकाबू थी। रामलला के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो रुक नहीं रहे थे। ऐसे में पुलिस के अतिरिक्त जो बल है उसको बुलाया गया। उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और छोटी छोटी टुकड़ियां लगातार अब दर्शन पूजन करने पहुंच रही है और अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में नजर आ रही है। और ट्रस्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि दिन में तकरीबन 6 बार भगवान रामलला की आरती की जाएगी। शक्ति का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ शक्ति लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए दिन में 6 बार श्री राम की आरती की जाएगी ट्रस्ट की तरफ से और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां सामने आ रही हैं? जी, जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है पूरा विश्व देख रहा था उसके उद्घाटन को और बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि किस समय प्रभु श्री राम लला के जो पहली झलक है उसके दर्शन होंगे। पहली झलक दर्शन होने के बाद
राम भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी है अयोध्या में कि पुलिस बल जो थी उसके हाथ पांव फूलने लगे देखते ही। उसके लिए अतिरिक्त बल को मंगवाया गया है अयोध्या में, और उसके बाद में सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में आ गई हैं। और अगर हम बात करें कि जो प्रभु श्री राम जी की आरती होनी है, प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शेड्यूल क्या रहेगा, उसकी अगर हम बात करें तो सुबह 6 बजे आरती पहली होगी। उसके बाद में 11 बजे से 7 से 11 बजे तक का प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोला जाएगा कपाट। और उसके बाद में 11 बजे के बाद में कपाट बंद हो जाएंगे। उसके बाद में 2 बजे से शाम को 7 बजे के लिए कपाट खोले जाएंगे आम दिनों तो में। देखिए शक्ति, ये तो ट्रस्ट की तरफ से जानकारी साझा की गई थी कि अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो जो कपाट है वो 2 बजे खोले जाएंगे, लेकिन आज श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कपाट 1 बजे खोल दिए गए। क्या आगे आने वाले 2 दिनों में एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं क्या? जी, जब तक भीड़ है अयोध्या में श्रद्धालुओं की, क्योंकि भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, काबू नहीं कर पा रहे, इतनी भीड़ है वहां पर। हम खुद गए थे मौके पर, हमने जायजा लिया, बल्कि भीड़ ऐसी बेकाबू थी कि वो कुछ भी बैरियर तोड़ के कूद के जाने के लिए भी तैयार थी कि हम प्रभु श्री राम की एक झलक की दर्शन कर लें। और वहां बगल बगल में से कहीं से भी कोई पार रहा था तो कूद के चला आ रहा था। सुरक्षा बल के द्वारा जितने हैं वो उन लोगों ने काफी कंट्रोल किया माहौल को। अफरा तफरी का भी माहौल मच सकता था क्योंकि भीड़ है, बेकाबू हो नहीं रही थी, लेकिन फिर उसको बेकाबू काबू में ले आया गया है भीड़ को। अगर हम बात करें प्रभु श्री राम के मंदिर की, तो जो जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है, लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मंदिर की दिनचर्या है उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन जो आमतौर पर आरती की दिनचर्या है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन बिल्कुल, देखिए शक्ति, जो आरती की दिनचर्या है आपने जिक्र किया कि वो ठीक वैसे ही रहेगी और दिन में 6 बार रामलला की आरती होनी है। ये जो 6 बार आरती होनी है, इसका समय क्या निर्धारित किया गया है? और क्या श्रद्धालुओं को आरती में मौजूद रहने के लिए कोई खास तरीके का पास भी लेना पड़ेगा? जी, बाद में अभी तो नया मंदिर अभी खुला है, इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए आरती के दर्शन के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। उनको ऐप के माध्यम से या फिर ट्रस्ट में जा करके उसको वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आरती में सम्मिलित हो पाएंगे लोग। लेकिन जो नॉर्मल दर्शन है वो होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शक्ति हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए जुड़ते हुए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।